के अग्रदूत भारतेंदु और प्रमुख साहित्यकारों के अंदर हमने पढ़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, काशीनाथ खत्री, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, पंडित राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह और राधा कृष्ण दास के बारे में पढ़ा था। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, प्रमुख प्रवृत्तियों के अंदर हम पढ़ेंगे यथार्थ का आग्रह और सामंती अभिरुचियों के प्रति विद्रोह, सुधार की भावना, राष्ट्रीय चेतना, अंग्रेजी राज्य की आलोचना, श्रृंगार परक काव्य, जिंदादिली एवं और सजीवता, समस्या पूर्ति, कविता की भाषा, खड़ी बोली के अनुरूप छंद की खोज, भारतेंदु युग की सीमाएं और सारांश को अगर टाइम रहेगा तो पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिसके अंदर पहली प्रवृत्ति है यथार्थ का आग्रह और सामंती अभिरुचियों के प्रति विद्रोह। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए सही यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इस युग में हिंदी कविता भाव, भाषा, विषय और रूप के स्तर पर नया रूप धारण करने का प्रयास करती हैं। संक्षेप में इस काल की कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यथार्थ का आग्रह और सामंती अभिरुचि के प्रति विद्रोह। काव्य को रीतिकालीन चार दीवारी से मुक्त करने में भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का ऐतिहासिक महत्व है। दरबारी काव्य परंपरा, नक्षिक वर्णन की प्रणाली, नायक नायिका भेद, कविता को कुछ खास विषयों तक सीमित रखने की प्रवृत्ति, चमत्कार, प्रियता और रूप विधान पर अतिरिक्त बलत्ती, इन सबसे हिंदी कविता को मुक्ति मिली। प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति का थोड़ा बहुत सिलसिला चलता रहा। प्राचीन वैष्णव संस्कार और प्रेम की तल्लीनता में श्रृंगार भी जारी रहा, पर कविता को देश दशा वर्णन के माध्यम से सर्वथा नवीन भाव भूमि पर खड़ा किया गया और उससे जनजीवन जोड़ने का प्रयत्न आरंभ हुआ। ब्रजभाषा कविताओं के माध्यम से ही भारतेंदु और अनेक सहयोगी मध्यकाल की दरबारी काव्य प्रवृत्ति का अंत करते हैं और कविता का जनता के सीधा संबंध स्थापित कर एक नई यथार्थवादी रचना प्रणाली का सूत्रपात करते हैं। राधाचरण गोस्वामी ने होली के त्योहार के समय फाग लिखा। उफ बाजो भरत भिकारी को कैसर रंग गुलाब भूली गयो, को पूछत नहीं पिचकारी को, बिन धन अन्न लोग तब व्याकुल, भई कठिन विपत नर नारी को, चहुदिसी काल पर्यो भारत में, भय उपजो महामारी को। अपने युग की वास्तविकता का इतना प्रखर बोध प्रेमगन की कविताओं में भी, जो अंग्रेजों और सामंतों के अमले कारिंदे का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि वे मरजई पहन और चश्मा लगाकर मसनद की नाई प्रजा पर टेक लगाए हैं। जीर्ण जनपद नामक प्रबंध काव्य तो ऐसी तस्वीरों का एल्बम है। साहित्य का नया लक्ष्य ब्रज भाषा में ही प्रताप नारायण मिश्र ने घोषित किया। पढ़ी कमाए कीनो कहाँ हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। देश क्लेश अथवा दूरदशा का वर्णन अथवा औपनिवेशिक आर्थिक उत्पीड़न की एक गंभीर अंतर्व्यवस्था के रूप में बेधन विदेश चली जात यह अतिक्वारी की अनुभूति यदि साधारण तुकबंदियों की सीमा में ही बद्ध है तो इससे भारतेंदु कालीन कविता में आए युगांतर का महत्व कम नहीं हो जाता। सुधार की भावना। इस युग के साहित्यकार कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे। उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों, धार्मिक मिथ्याचार, छुआछूत, बाल विवाह, जन्मपत्र देखकर विवाह करना, मूर्ति पूजा आदि अंधविश्वासों का कवियों ने खुलकर विरोध किया। भारत दूरदशा में भारतेंदु एक पात्र के मुंह से कहलाते हैं, बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पूजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबरा।
राष्ट्रीय चेतना। भारतेंदु के समय की कविता औपनिवेशिक अंग्रेजी राज की चालबाजियों, झूठे आश्वासनों, भारत के आर्थिक शोषण, पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की पोल खोलकर रख देती हैं। अंग्रेज अब लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि हंसकर देश को लूटने में लगे हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सीख सज्जन नहीं अंग्रेज। अंग्रेजी भाषा के पक्षधर होते हुए भी भारतेंदु निज भाषा उन्नति का जोर शोर से पक्ष लेते हैं। वे मानते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ अपनी भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति बिन मिटत नहीं को शूल। अंग्रेजी राज्य की आलोचना। अंग्रेजी राज्य की आलोचना इस युग की कविता को नाटकीयता की नई शक्ति से अनुप्राणित करती है। भारतेंदु की सूझबूझ देखिए। पे धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी का सूत्र पकड़कर उन्होंने अंग्रेजों की लूट का बुनियादी तौर से पर्दाफाश कर दिया। भारतेंदु जब खड़ी बोली में चूरन का लटका लिखते हैं तो हिंदी नवजागरण की प्रखरता और जीवंतता को अभिव्यक्त कर सचमुच नवयुग के वैतालिक के रूप में बोलने लगते हैं। साम्राज्यवादी साहेब लोग किस तरह पूरे देश को हजम कर जाते हैं। चूरन साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। श्रृंगार परक काव्य। भारतेंदु युग के कवियों ने प्रवृत्ति सौंदर्य प्रेम से परिपूर्ण और श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी हैं। रीतिक काल की कविता की भांति राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं, प्रेम मार्ग की कठिनाइयों और प्रेम की परिभाषा को निरूपित किया है। अति सूक्ष्म कोमल, अति ही अति पतरे, अति दूर, प्रेम कठिन सबसे सदा, नित इक रस भरपूर। जिंदादिली और सजीवता। इस काल के लेखकों ने लेखन में जिंदादिली और सजीवता की फिर से नई शुरुआत की। चपलता, स्वच्छंदता और उमंग से भरा पूरा सृजन का यह पूर्णतः नया साहित्य सामने आने लगा। आचार्य शुक्ल ने रचना के अनुरंजनकारी इन तीन पहलुओं के आने के कारण भी बताए हैं। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहार उनके तन में उमंग उठाते थे। परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही न पड़ता। काल की गति वे देखते थे, सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर से लपेटी हुई वस्तु। कृत्रिमता की बजाय स्वाभाविकता के प्रवाह में जो जिंदादिली और सजीवता आई, वह सबसे पहले नाटक क्षेत्र में प्रस्फुटित हुई, फिर निबंध, पत्रकारिता और कविता तक फैलती चली गई। भारतेंदु ने पुलिस और अंग्रेजों पर मुर्कियों में जो फप्तियाँ कसी, उनमें वही बागपन है। नई नई नित नित तान सुनावे, अपने जाल में जगत फंसावे, नित नित हमें करे बलसून, क्यों सकी साजन नहीं कानून। समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग की काव्य शैलियों में समस्या पूर्ति बहुत ही लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। चर्चा चलीबे की चलाइए ना कि प्रेमगन द्वारा की गई यह पूर्ति अपनी अनुप्रासिक छटा के कारण उन दिनों बहुत चर्चित थी। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बिच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम, अहो बिया बारी वृथा बरसाइए ना, चित चेत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। कविता की भाषा।
कविता की भाषा खड़ी बोली हो या ब्रज भाषा, इसको लेकर जो विवाद चला उसमें भारतेंदु के प्रमुख सहयोगी राधाचरण गोस्वामी का मत था कि कविता तो ब्रज भाषा में ही हो। भारतेंदु ने कविता की भाषा को लेकर दो टूक राय खड़ी बोली के पक्ष में कभी न दी, पर खड़ी बोली हिंदी और उर्दू में वे कविता लिखने का प्रयास करते रहे। इस काल में खड़ी बोली में रचित कविताएं निर्जीव और नीरस हैं, लेकिन कविता में जहाँ ब्रज भाषा का व्यवहार हुआ वहाँ सरसता विद्यमान है। भारतेंदु के प्रेम वर्णन संबंधी सवैये की निम्न पंक्तियाँ दृष्टव्य है। आजुलो न मिले तो कहाँ हम तो तुमरे सब भांति कहावे, मेरो उरहानो कछु नाही सबे फल आपुने भाग को पावे। जो हरिश्चंद्र भई सो भई अब प्राण चले चहें, तासो सुनावे, प्यारे जूहे जग की है यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। खड़ी बोली के अनुरूप छंद की खोज। भारतेंदु के समय में खड़ी बोली में जो कविताएं लिखी गई उनमें ब्रज की कैंचुल छोड़कर अपना नया रूप धारण करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। भारत मित्र नामक पत्र में खड़ी बोली की 3 कविताएं 3 भिन्न भिन्न छंदों में प्रकाशन के लिए भेजी। ये तीनों कविताएं इस प्रकार थी। बरसा सिर पर आ गई हरी हुई सब भूमि, बागों में झूले पड़े रहे भ्रमर गण झूमी, करके याद कुटुंब की फिरे विदेशी लोग, बिछड़े प्रीतम वालियों के सिर छाया सोग, खोल खोल छाता चले लोग सड़क के बीच, कीचड़ में जूते फंसे जैसे अग में नीच, गर्मी के आगम दिखलाए रात लगी कटने, कुहू कुहू कोयल पेड़ों पर ठेर लगी रटने, ठंडा पानी लगा सुहाने आलस फिर आई, सुरस सुगंध सिरिस फूलों की कोसों तक छाई, उपवन में कचनार वनों में टेसू है फूले, मदमाते और फूलों पर फिरते हैं झूले, सांझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे यह दिन 4 बसेरा है, 8 बेर नौबत बज बज कर मुझको याद दिलाती हैं, जाग जाग तू देख घड़ी यह कैसी दौड़ी आती हैं। खड़ी बोली काव्य के भाषागत इन प्रारंभिक प्रयोगों में लय प्रवाह की दृष्टि से उपयुक्त छंद की खोज में अटपटापन देखने को मिलता है। भारतेंदु युग की सीमाएं। कविता के क्षेत्र में भारतेंदु युग की सीमा की ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया है। उनके अनुसार भारतेंदु जी ने हिंदी कवि काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी काव्य भूमि को विस्तार देना कहते हैं। उनके विचार से भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने जहां एक और प्राचीनता के प्रति भक्ति दिखाई है, वहीं दूसरी ओर अकाल, टैक्स, पुलिस, महंगाई, बेकारी आदि को कविता के विषय वस्तु बनाकर काव्य भूमि को विस्तार दिया है। भक्ति और रीति के 2 बंध है। घाटों के बीच बहती हुई काव्यधारा को अन्याय दिशाओं की ओर बहने का अवकाश मिला। इन वस्तुओं के प्रति लोक रुचि जगाने के लिए उन्होंने आल्हा, लावनी, कजली, मुकरी आदि छंदों में विविध प्रकार के सामाजिक विचारों को ढालकर जनता तक पहुंचाया। भारतेंदु युग की एक अन्य दुर्बलता की ओर भी आचार्य शुक्ल ने संकेत किया है। बाह्य प्रकृति की अनंत रूपता के साथ अपने हृदय का सामंजस्य नहीं कर पाए, इसलिए प्रकृति वर्णन उनके यहाँ मात्र चमत्कार के लिए अथवा परंपरा पालन के लिए मिलता है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष नामक पुस्तक में शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। ठीक है, इसको अपने को याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने हाईलाइट किया है। 80 वर्ष जो पुस्तक हैं उसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। 80 वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों में सभी साधारण प्रतिभा के लोग थे। साहित्यकार से अधिक सुधार प्रचारक व हिंदी आंदोलनकारी थे। इन प्रचारकों की दृष्टि सीमित भी और अनेक अंतर्विरोधों से भरी हुई थी। निष्कर्ष, इन सीमाओं के बावजूद समग्रतः कहा जा सकता है कि हिंदी कविता में आधुनिकता का
नवांकुर भारतेंदु युग से ही जन्म लेता है। कविता केवल दिल बहलाव या भगवत भक्ति की ही चीज नहीं, बल्कि जनहित, समाज सुधार और देश दशा जैसे विषयों पर काव्य रचना कर भारतेंदु ने आधुनिकता के लिए जमीन तैयार की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग का सारांश। रीतिकाल काव्य के बाद हिंदी काव्य क्षेत्र में एक विराट परिवर्तन आया। यह परिवर्तन भाव, वर्ण्य, विषय, भाषा एवं अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से उल्लेखनीय है। भारतेंदु युग में आकर कवियों और रचनाकारों ने काव्य को सामान्य जीवन की विलासिता, रसिकता और श्रृंगारिकता से अलग विस्तृत जीवन संदर्भ से जोड़ा है। भारतेंदु ने साहित्य को राजा और नवाबों के प्रसादों से बाहर निकालकर साधारण जन के आंगन में प्रस्तुत कर दिया। भारतेंदु, प्रेमगन, प्रतापनारायण मिश्र और बालमुकुंद गुप्त की रचनाएं काफ़ी सरस और मधुर हैं। युग प्रवर्तक का विरुद्ध प्राप्त करने वाले भारतेंदु को साहित्य की विविध विधाओं में प्रवेश करने का श्रेय भी प्राप्त है। उन्होंने गद्य विद्याओं की दृष्टि से नाटक, निबंध, कहानी, पत्र पत्रिका, आलोचना आदि के लिए पथ प्रशस्त किया और अपने मंडल के साहित्यकारों से इन नवीन विधाओं में साहित्य सृजन का आग्रह किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं तक और अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।